लेक्चर में हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है और पीएन जंक्शन डायोड को हम कैसे बनाते हैं और उसको फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस कैसे लगाते हैं, ये हमने ना लास्ट टाइम किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट स्क्रीन शेयर कर दूँ। जी बच्चे, स्क्रीन शेयर हो रही है? चलो ठीक है। नेक्स्ट इज रेक्टिफिकेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड। जब आप किसी भी सिलिकॉन चिप पे एक साइड पे आप क्या करें, पी टाइप मटेरियल की डॉपिंग कर दें और दूसरी हाफ पोर्शन में एन टाइप मटेरियल की डॉपिंग कर दें, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड डिफ्यूजेस टू पी साइड। तो पी वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की लेयर बन जाती है और एन वाली साइड पे होल्स जनरेट हो जाते हैं और एक रीजन बीच में जनरेट हो जाता है जिसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं, जो फर्दर चार्ज कैरियर्स को मूव करने नहीं देता है, एक किस्म का बैरियर क्रिएट कर देता है, जिसको हमने पोटेंशियल बैरियर कहा था। और उसकी वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट थी और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट थी। फिर हमने इसको सर्किट में कनेक्ट किया था और हमने कहा था कि अगर ये आपके पास पी एन जंक्शन डायोड है तो ये वाली साइड पी साइड है और ये एन साइड है। इफ पी इज कनेक्ट विद पॉजिटिव एंड एन इज कनेक्ट विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देन द डायोड इज सेड टू बी, इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड के रिवर्स। जी, ये फॉरवर्ड बाइस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास, और इस केस में ये डायोड क्या करता है, कंडक्ट करता है। लेकिन अगर आप पोलैरिटीज रिवर्स कर दें कि अगर हम P को लगा देते हैं नेगेटिव के साथ और N को पॉजिटिव के साथ, तो उस टाइम डायोड रिवर्स बाइस हो जाता है और उसकी विड्थ डिप्लीशन रीजन की बढ़ जाती है और करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करेगा। ये हमने लास्ट टाइम किया था। अब नेक्स्ट है व्हाट इज रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन बच्चे वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डायरेक्ट करंट में। वो प्रोसेस जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द कन्वर्जन ऑफ AC इनटू DC, कि आप ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करें, इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। वाइल द डिवाइस यूज फॉर रेक्टिफिकेशन इज नोन एज रेक्टिफायर। और AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करेंगे उस डिवाइस को हम रेक्टिफायर कहते हैं। और रेक्टिफायर के तौर पर हम किसको यूज करेंगे, PN जंक्शन डायोड plays the role of रेक्टिफायर, कि जो पीएन जंक्शन डायोड है वही रेक्टिफायर का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो बच्चे डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन? चले नेक्स्ट है, अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, AC को DC में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या होगा। तो अगर हमने कन्वर्ट ही करना है तो फिर हम डायरेक्ट करंट वो DC सोर्स से क्यों नहीं ले लेते। जी, एनी आइडिया? अच्छा, अब देखें, ऑल्टरनेट जो डायरेक्ट करंट है ना, एक्सप्लेनेशन में से मैं ज़रा रीड करता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। वी नो दैट ऑल्टरनेटिंग करंट, जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, इज़ एफिशिएंट एंड सेफ देन DC। मतलब जो हम ना ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको ट्रांसफार्मर की मदद से लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। और इसमें जो जबकि डायरेक्ट करंट को हम ट्रांसफार्मर के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस तक सेंड नहीं कर सकते। एक तो ये इसका फ़ायदा है। और दूसरा क्या है, सो AC इज़ मोस्टली यूज फॉर प्रोवाइडिंग
इलेक्ट्रिकल पावर और जितने भी हमारे घरों में कॉलेजेस वगैरह में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, वो ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में होती है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस तक एसी तो ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन डीसी ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफार्मर वर्क ही एसी पे करता है। बट सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लेकिन हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिकली ट्यून, जैसे रेडियो है एंड और नेक्स्ट जो हमारे पास जैसे टेलीविज़न है, जो डायरेक्ट करंट पे चलते हैं। जी, रेडियो, टीवी रिसीवर्स रिक्वायर डीसी फॉर देयर ऑपरेशन। ठीक है, ये जैसे रेडियो है, टीवी है, जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना, वो डायरेक्ट करंट पे चलती हैं। फॉर सच प्रोसेस वी कैन नॉट यूज सेल एंड बैटरीज, और इस प्रोसेस के लिए ना हम सेल या बैटरीज को ज़्यादा देर तक नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एक तो सेल और बैटरीज एक्सपेंसिव होंगी और उनकी लाइफ टाइम भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, फॉर सच प्रोसेस वी कैन नॉट यूज सेल एंड बैटरीज एक्सेट्रा बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव। एक तो ये वो एक्सपेंसिव होती हैं, महंगी पड़ती है हमें, लो पावर और उनकी पावर भी कम होती है, एंड शॉर्ट लिव और उनकी जो लाइफ स्पैन है वो भी कम होता है। देयरफॉर वी जनरेट अ डीसी सप्लाई फ्रॉम एसी, तो हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट को ही डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर, ताकि ऑल्टरनेटिंग करंट तो कॉन्टीन्यूसली हमें मिलता रहेगा और उसको फिर हम डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमें कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा और उसके जो लाइफ टाइम है वो भी बढ़ जाता है। आप समझ आइए मुझे? जी, फ्रॉम एसी सप्लाई फॉर ऑपरेटिंग सच डिवाइसेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर हम जो डिवाइसेस हैं जैसे रेडियो है, टीवी है, लैपटॉप वगैरह हैं जो डीसी पे चलते हैं, उनको फिर हम ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एसी को ही डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें सेल या बैटरीज को दोबारा बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा या न्यू नहीं लेनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है फॉर कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी, अगर आपने एसी को किस में कन्वर्ट करना है, डीसी में, वी मोस्टली यूज पीएन जंक्शन डायोड। किसको यूज करते हैं, डायोड को यूज करते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड कॉम्पैक्ट एंड इनएक्सपेंसिव मीन ऑफ रेक्टिफिकेशन, क्योंकि इससे आपको जो इलेक्ट्रिसिटी डीसी करंट मिलेगा वो एक्सपेंसिव नहीं होता। इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस द डायोड अलाउ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, इन केस ऑफ रिवर्स बाइस द डायोड ऑलमोस्ट स्टॉप द करंट। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जो पीएन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस में करंट को फ्लो होने देता है, जबकि रिवर्स बाइस में ऑलमोस्ट करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, दस द डायोड कैन बी यूज्ड यूनी डायरेक्शनल डिवाइस, तो उसको हम यूनी डायरेक्शनल के तौर पर यूज कर सकते हैं, दैट इज रेक्टिफायर और कन्वेंशनल एसी इंटू डीसी। ठीक है, और कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो अभी इस पैराग्राफ में यही बताया है कि जो रेक्टिफायर्स होते हैं वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, और रेक्टिफायर के तौर पर हम किसको यूज़ करेंगे, डायोड को यूज़ करेंगे। और सेल और बैटरीज को हम इसलिए नहीं ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकते क्योंकि उनकी एक तो लाइफ टाइम कम होता है और दूसरा वो एक्सपेंसिव पड़ती हैं, तो इसीलिए हम डायोड्स को लगा के एसी को डीसी में ज़्यादा देर के लिए कन्वर्ट करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब जो रेक्टिफिकेशन है ये दो तरह की होती हैं, एक होती है हाफ वेव और एक होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो पहले हम करेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। बच्चे यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो अब आ रही है आवाज़? जी, ये बताइएगा जब हो ना इशू तो बताना। नेक्स्ट इज, हेलो, चले, अब नेक्स्ट है, इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन वी गेट ओनली वन हाफ साइकिल ऑफ एसी इन आउटपुट। जैसे देखें हमारे पास इनपुट में ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, मतलब जो पावर सप्लाई से आपको करंट मिल रहा है वो ऑल्टरनेटिंग करंट इस फॉर्म में है। ठीक है, अब इसमें से आपको अगर हाफ ऑफ साइकिल मिले और हाफ साइकिल क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए,
मतलब ये वाला हाफ साइकिल आपको आउटपुट में मिल जाए और नेगेटिव वाला हाफ साइकिल आउटपुट में ना मिले, मतलब ब्लॉक हो जाए, फिर आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिले और फिर आपको नेगेटिव हाफ साइकिल आउटपुट में ना मिले, मतलब यानी कि जस्ट आपको हाफ साइकिल्स ही आउटपुट में मिले और हाफ साइकिल्स क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। तो इस तरह की रेक्टिफिकेशन को आप क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो द रेक्टिफिकेशन इन विच वी गेट ओनली वन हाफ साइकिल इन द आउटपुट, जबकि हाफ साइकिल क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पे इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द करंट फ्लो ओनली ड्यूरिंग अल्टरनेट हाफ साइकिल, कि जस्ट आपको हाफ हाफ साइकिल मिलेंगे और हाफ साइकिल्स ब्लॉक हो जाएंगे। इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर द पॉजिटिव पार्ट ऑफ AC इज अलाउड, मतलब लेट्स सपोज अगर पॉजिटिव पार्ट आपको मिल रहा है तो जस्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल्स मिलेंगे, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल्स ब्लॉक्ड हो जाएंगे, ठीक है, टू पास थ्रू द डायोड, एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ AC इज स्टॉप्ड, या उसमें से ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग। इन द फिगर एज शोन, यहां तक देखें कोई कंफ्यूजन? तो इसमें हाफ वेव में क्या है कि वी गेट ओनली वन हाफ साइकिल इन द आउटपुट एंड द हाफ ऑफ द साइकिल ऑफ AC इज ब्लॉक्ड। इसको मैं ना यहाँ पे नीचे समझा देता हूँ डायग्राम इसकी। अब कैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बनानी होती है, तो बच्चे हम ना एक AC सोर्स ले लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास AC सोर्स आ गया और इसके साथ हमने एक डायोड लगा देना, ठीक है, ये हमारे पास डायोड आ गया। इसकी ये वाली साइड होती है P और ये साइड होती है N, और इसके साथ हमने आगे एक आउटपुट जहां से हमने लेनी है एक रेजिस्टर लगा देते हैं जहां से हमें आउटपुट मिलेगी, ठीक है, यहां से हम आउटपुट लेंगे और यहां से हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। तो इनपुट तो हमारे पास बचे किस फॉर्म में है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स के फॉर्म में है, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट हमने अप्लाई किया हुआ है। और आपने याद रखना है डायोड कब कंडक्ट करता है, जब P वाली साइड पॉजिटिव और N वाली साइड नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो तब ही डायोड कंडक्ट करेगा, अदरवाइज वो ऑफ स्टेट पर होता है। यहां तक बचे कोई कंफ्यूजन? जी, अब साथ साथ हम ग्राफ बनाते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। जी, अब ना इनपुट का ग्राफ हम एक बना लेते हैं कि ये हमने इनपुट अप्लाई की है और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट कैसे मिलेगी। ये समझ लें इनपुट है, और इसके साथ ही अगर हम आउटपुट को भी कंपेयर करें तो इधर ही डॉटेड लाइन लगा के हम नीचे भी ले जाते हैं। जस्ट कंपेयर करने के लिए, ताकि वो साइकिल्स एग्जैक्टली उसके नीचे नीचे ही बने। यहाँ पे हम आउटपुट को शो कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज इनपुट, और अब देखते हैं आउटपुट आपको कैसे रिसीव होगी। तो अब लेट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है बच्चे, उसके लिए ना हमारे पास क्या होगा कि एक एंड तो उसका पॉजिटिव बिहेव करेगा, जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अगर ये ऊपर वाला एंड पॉजिटिव है तो फिर नीचे वाला एंड क्या बनेगा, नेगेटिव। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट हम ए खुद से कंसीडर करते हैं, दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी। तो अभी हमने क्या अज्यूम किया है कि लेट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल द पॉइंट ए बिकम पॉजिटिव एंड पॉइंट बी बिकम नेगेटिव, क्योंकि किसी एक साइड ने तो पॉजिटिव होना है और किसी दूसरी साइड ने नेगेटिव होना है। तो अभी हमने खुद से अज्यूम किया कि ए वाले को हमने पॉजिटिव ले लिया और बी वाले को नेगेटिव। यहां तक बचे कोई कंफ्यूजन? जी, अब जैसे ही आपने इसको लगाया तो P वाला क्या बन गया, P वाला एंड पॉजिटिव हो गया डायोड का, और N वाली साइड क्या हो गई है, नेगेटिव। तो ये डायोड फॉरवर्ड होगा कि रिवर्स? फॉरवर्ड हो गया।
तो अब जैसे ही फॉरवर्ड होता है हमें पता है डायोड अब कंडक्ट करेगा करंट को, और वो करंट इसमें से फ्लो होके आगे चला जाएगा, और वो हाफ साइकिल मतलब ये वाला हाफ साइकिल आपको आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बच्चे पोलैरिटीज को क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, कि जो हमारे पास पोलैरिटीज बन रही हैं वो अब हमने चेंज कर देनी है। ये लेट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल पॉइंट ए बिकम नेगेटिव एंड पॉइंट बी बिकम पॉजिटिव, तो उसकी वजह से P वाली साइड हो गई नेगेटिव और N वाली साइड हो जाएगी पॉजिटिव। अब क्या होगा, यहां पे जो डायोड है अब वो हमारे पास क्या बन जाएगा, रिवर्स बाइस। और जब वो रिवर्स बाइस होता है तो डायोड ऑलमोस्ट करंट उसमें से ना होने के बराबर, मतलब जीरो ही लेते हैं हम उसको, तो फिर हमारे पास जो आउटपुट है वो नहीं मिलेगी, मतलब उसको हम जीरो कंसीडर करेंगे। फिर बचे नेक्स्ट हाफ साइकिल है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में अगेन पोलैरिटीज रिवर्स होंगी और आपको हाफ साइकिल आउटपुट में मिल जाएगा। एंड देन फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड बिकम रिवर्स बाइस। तो इस तरह आपको जस्ट हाफ साइकिल आउटपुट में मिलेंगे और हाफ साइकिल्स ब्लॉक हो जाएंगे। अब देखें जितने भी हाफ साइकिल्स आपको मिल रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में मिल रहे हैं, मींस दे आर यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल है, ये ऑलमोस्ट सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। अभी भी बचे ये परफेक्टली डायरेक्ट करंट नहीं बना, क्योंकि हम डायरेक्ट करंट कहते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहे, लेकिन यहाँ पे तो देखें मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फिर इंक्रीज होता है, और इस तरह से मैग्नीट्यूड जो है वो अभी ऑल दो हमें पल्सेस अब सारे एक डायरेक्शन में तो मिल गई हैं, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल एग्जैक्टली स्मूथ नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है। तो इस तरह के डायरेक्ट करंट को हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी, जो पल्सेस की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। और फिर हम इसको ना कैपेसिटर्स लगा के, जिसको फिल्टर सर्किट कहते हैं, इनकी जो वेव्स है उसको हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं, स्मूथ करते हैं। ठीक है, यहां तक देखिए कोई कंफ्यूजन जी। अब इसको यहां से पढ़ लेते हैं, ये तो ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, कि हमारे पास जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है वो क्या होती है। फुल देखें नाम से ही पता चल रहा है, हाफ वेव में हाफ वेव आपको आउटपुट में मिलेगी, जबकि फुल वेव में दोनों हाफ साइकिल्स आपको आउटपुट में मिलेंगे। हाफ वेव में हमने जस्ट एक डायोड यूज किया है, जबकि फिर हमें फुल वेव में क्या करने चाहिए, दो डायोड यूज करने चाहिए। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे ना हमारे पास दो सर्किट आप बना सकते हैं, एक तो ब्रिज रेक्टिफायर की फॉर्म में, मतलब चार डायोड यूज करके भी बन सकते हैं, और दो डायोड्स को भी आप यूज करके फुल वेव रेक्टिफिकेशन बना सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में टू डायोड्स हैं, जबकि लाहौर बोर्ड की आप बुक देखेंगे उसमें ना फोर डायोड्स को यूज करके उन्होंने फुल वेव रेक्टिफिकेशन को एक्सप्लेन किया होगा। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो हाफ वेव दो दो डायोड से ही फुल वेव रेक्टिफिकेशन को एक्सप्लेन करें। तो बेसिकली फुल वेव रेक्टिफिकेशन में होगा, वी गेट इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन we get both half cycles of AC in output, but in one direction, कि आपको दोनों हाफ साइकिल्स मिल जाते हैं आउटपुट में, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक AC सोर्स यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और इसके साथ एक डायोड लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है,
और दूसरा डायोड हम इसके साथ इधर लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको समझने के लिए यहाँ पे हम आउटपुट लगा देते हैं। ठीक है, आपकी बुक में अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ पे उन्होंने ट्रांसफार्मर भी लगाया हुआ है, तो वो मैं आपकी बुक वाली डायग्राम जरा बुक लेके आता हूँ, उससे बना देता हूँ आपको। जस्ट अ मिनट। जी, आपकी बुक में क्या है कि एक उन्होंने ना ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, ये 2 स्टेप डाउन हो जाएगा। ठीक है, वो हम यहाँ पे ना एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं कि ये ट्रांसफार्मर की समझ लें एक कॉइल इधर लगी हुई है बच्चे। ठीक है, और बीच में ऐसे ऐसे शो कर दें, ये ट्रांसफार्मर की दूसरी कॉइल आ गई, और यहाँ पे अब आपने इनपुट शो करना है कि ये है एसी सोर्स हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर का ना बेसिकली सिंबल होता है। अब आपने क्या करना है, फिर इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं डायग्राम को, कि इन दोनों को हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ये डायोड हम कह देते हैं दिस इज डायोड, कोई भी नाम रख दें D1, और इसको कह देते हैं D2। यहां तक समझ आ रही है बच्चे? अच्छा, अब हमने क्या करना है कि एक ना बीच में से एक हमने ये ना ट्रांसफार्मर की टाइप होती है सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफार्मर, जिसके सेंटर में से एक न्यूट्रल वायर हमने लेनी है। तो इधर से जंप करवा के आगे हम आउटपुट में ले जाते हैं। ठीक है, और एक वायर इधर कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से अब हमने आउटपुट लेनी है। मतलब ये इसका ज़रा प्रॉपर डायग्राम बन गई है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे, और ये हमारे पास क्या है, इनपुट है। सो इन दिस वी यूज 2 डायोड्स, सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर, और ये जो सेंटर में से वायर आ रही है ये समझ लीजिए न्यूट्रल वायर है। ठीक है, और ये D1 है और ये D2 आ गया, 2 डायोड्स हमने यूज किए हैं। अब बचे यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ ना वही इसमें यूज होगा जो पिछले हाफ वेव में किया है। तो पहले तो हम वेव बना लेते हैं इनपुट की एंड देन आउटपुट की। ये हम समझ लें कि इनपुट सिग्नल है जो कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। इसके साथ हम लिख लेते हैं इनपुट, और आउटपुट में इसी के साथ हम डॉटेड लाइन लगा लेते हैं। ये हमें आउटपुट को कंपेयर करने के लिए हम नीचे इसकी वेव्स को प्रोसीड कर रहे हैं। अब बच्चे सेम जैसे पहले हमने 2 पॉइंट्स कंसीडर किए थे, एक पॉइंट में ले लेता हूं ए इसको, और दूसरे को बी वाला पॉइंट ये बॉटम पे रख लेता हूं। लेट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इनपुट का, उसके लिए हम कहते हैं पॉइंट ए बिकम पॉजिटिव एंड पॉइंट बी बिकम नेगेटिव। तो बच्चे कौन सा डायोड फॉरवर्ड होगा और कौन सा डायोड रिवर्स हो जाएगा इस केस में? जी, D1 बच्चे फॉरवर्ड हो जाएगा और D2 रिवर्स हो जाएगा। तो अब ज़रा देखें करंट कैसे फ्लो करेगा। ये करंट फ्लो करेगा D1 से इधर आएगा,
इधर से इधर जाएगा। अब उसने D2 की तरफ तो जाना नहीं है, तो वो इधर से इधर, देन ये जो हमने सेंट्रल टेप वाली इधर से जंप करके इधर आएगा और इस तरह से ये पाथ कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब है सर पाथ कंप्लीट हो रहा है, तो वो जो इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। तो उसको हम बना देते हैं कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें आउटपुट में मिल गया। और किसकी वजह से मिला है? D1 की वजह से। नाउ फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल हमें पता है पोलैरिटीज़ को हमने चेंज कर देना है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो पोलैरिटीज़ भी क्या हो जाएंगी? रिवर्स हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है नेगेटिव हाफ साइकिल है, उसके लिए पॉइंट ए बिकम नेगेटिव एंड पॉइंट बी बिकम पॉजिटिव। क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फिर आपके पास पोलैरिटीज़ ने चेंज होना ही होना है। तो हम खुद से अज्यूम कर रहे हैं कि अगर एक पॉजिटिव पहले हुआ है, तो अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में ए जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब बच्चे जब ए नेगेटिव हो गया और बी पॉजिटिव हो गया, अब कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा? D2। गुड। तो यहां से अब करंट फ्लो करेगा कि ये D2 से जाएगा आगे, इधर से इसके पास दो पाथ है। अब इसने D1 की तरफ तो जाना नहीं है, बिकॉज D1 बिकम रिवर्स बाइस। तो करंट यहां से रिटर्न होगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर, ये न्यूट्रल वायर जो हमने लगाई हुई है सेंटर में, इधर से होके इस तरह से पाथ अपना कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहां से करंट स्टार्ट हुआ था इस एंड से ऐसे, और इधर वापस दोबारा रिटर्न हो गया। तो इस तरह से हमारे पास साइकिल एक कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ना, ये भी आउटपुट में मिलेगा। और अब हमें किसकी वजह से मिलेगा? ये D2 की वजह से। डायोड को नहीं पता कि उसके पास कौन सा करंट आ रहा है, नेगेटिव साइकिल है पॉजिटिव साइकिल है, उसने तो जस्ट कंडक्ट करना है। ठीक है, और वो कब कंडक्ट करेगा? जब वो फॉरवर्ड होगा। तो पहला हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला हमें D1 की वजह से, नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा D2 की वजह से, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल हमें मिलेगा बच्चे D1 की वजह से, एंड देन अगेन वी गेट नेगेटिव हाफ साइकिल ड्यू टू D2। तो इस तरह हमें दोनों हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स आउटपुट में मिल रहे हैं, बट इन वन डायरेक्शन। तो इस तरह के रेक्टिफिकेशन को, जिसमें हमें दोनों हाफ साइकिल्स मिलते हैं, उसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अभी भी देखें, करंट 100% बिल्कुल स्मूथ नहीं हुआ, इसमें क्या है? ये गैप्स आ रहे हैं, ये इस तरह की आपके पास ऑलमोस्ट। अब लाइन पहले से हाफ वेव के लिहाज से देखें क्या हो चुकी है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गई है। अब हम इसमें ना फिल्टर सर्किट कैपेसिटर्स लगा के, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, तो जब यहाँ से साइकिल डिक्रीज होने लगेगा, तो उस टाइम कैपेसिटर अपनी एनर्जी को लूज करता है, जिससे ऑलमोस्ट हम लाइन को क्या कर लेते हैं? स्ट्रेट कर लेते हैं। तो इसमें हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं एज ए फिल्टर सर्किट कहते हैं, ताकि उसके यहाँ ना हम जो लाइन है उसको ऑलमोस्ट क्या कर दें? यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन बना दें। नेक्स्ट इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर में कंपैरिजन। सबसे पहले कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो हमारे पास क्या होता है? इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि एक डायोड यूज हुआ, इसका सर्किट बनाना इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। इट्स कंस्ट्रक्शन इज सिंपल, क्योंकि सिंगल डायोड लगाना है। इट्स कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड एंड नीड मोर सर्किट्स। इसमें ट्रांसफार्मर वगैरह, सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर, अभी तो हमने 2 डायोड से बनाया ना, इसको 4 डायोड से भी आप बना सकते हैं। ये मीटिंग ख़त्म होने वाली है, तो हम ना नेक्स्ट एक थोड़ा सा रखते हैं, उसमें कर लेते हैं इसको, ठीक है। अभी हमने हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन किया था, उसमें हाफ वेव में हमें सिर्फ हाफ वेव आउटपुट में मिलती है और हाफ वेव ब्लॉक हो जाती है, जबकि फुल वेव में हमें फुल हाफ साइकिल्स आउटपुट में रिसीव होते हैं, बट इन वन डायरेक्शन।
अब इनका अगर हम कंपैरिजन करें हाफ वेव एंड फुल वेव का, तो बच्चे हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, जबकि जो फुल वेव रेक्टिफायर है ये आपके पास उसके लिहाज से एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि इसमें हमने 2 डायोड यूज़ करने हैं, सेंट्रल ट्रिप ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। अब जो मैंने आपको बताया फुल वेव के लिए आप 2 भी यूज़ करते हैं और 4 डायोड्स भी यूज़ होते हैं। इस सेकंड हाफ वेव में देखें, इट्स कंस्ट्रक्शन इज़ सिंपल, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, सर्किट जो बनाना होता है वो कंपैरेटिवली ईजी होता है एज कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर। इट्स कंस्ट्रक्शन इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड नीड मोर सर्किट्स, उसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ब्रिज बनाना पड़ता है, ठीक है, अगर आप 4 डायोड्स लगाते हैं। नेक्स्ट इज रिपल फैक्टर इज़ हाई। अब जो रिपल फैक्टर होता है इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसी इन रेक्टिफाइड डीसी, ठीक है। अगर रिपल फैक्टर की हम डेफिनेशन लिखें, रिपल फैक्टर के the concentration of AC in rectified DC कि जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है डायरेक्ट करंट में ऑल्टरनेटिंग करंट की इज कॉल्ड रिपल फैक्टर, इज कॉल्ड रिपल फैक्टर। इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में वर्डिंग में लिखें तो ऐसे हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, हाउ मच अफेक्ट ऑफ AC स्टिल एग्जिस्ट इन DC, कि असल में हमने AC को DC में कन्वर्ट किया है ना, तो उसका कितना अफेक्ट अभी भी मौजूद है डायरेक्ट करंट में। हाउ मच अफेक्ट ऑफ AC ऑल्टरनेटिंग करंट का इज स्टिल एग्जिस्ट इन DC, कि उसका अफेक्ट कितना अभी भी डायरेक्ट करंट में मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं, रिपल फैक्टर कहते हैं। और अगर आप इसकी वैल्यू लिखते हैं, इसको हम गैमा से डिनोट करते हैं, रिपल फैक्टर की वैल्यू हाफ वेव में होती है 1.21। इसके डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, लेकिन आप जस्ट इसकी वैल्यू याद रख लें, 1.21 होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इट नीड्स एन एलेबोरेट फिल्टर टू गेट स्टेडी DC आउटपुट, मतलब आपको इसमें ना फिल्टर सर्किट, मतलब जैसे कैपेसिटर्स लगाने पड़ते हैं ताकि आप उसकी जो वेव फॉर्म है उसको ऑलमोस्ट स्मूथ कर सकें, ठीक है। फिर द पावर इज डिलीवर्ड ओनली ड्यूरिंग 1/2 साइकिल ऑफ द इनपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, मतलब क्योंकि हाफ साइकिल तो ब्लॉक हो गया ना, तो जस्ट पावर जो है वो हाफ साइकिल में मिलेगी और हाफ साइकिल की पावर ड्रॉप हो जाएगी। द आउटपुट पावर इज लो, और इसकी आउटपुट पावर क्या होती है, लो होती है, ठीक है, क्योंकि हाफ तो ब्लॉक हो गई है। नेक्स्ट, द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी इज लो, और जो इसकी एफिशिएंसी है, क्योंकि पावर इसमें क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है, तो जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो भी कम होती है, और इसकी जो बच्चे एफिशिएंसी होती है वो है 40.8%, 40% या 41% आप लगा लें कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो एफिशिएंसी है वो 40.8% है, ऑलमोस्ट आप समझ लें 50 के राउंड अबाउट है। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इज लोज, और इसमें जो ट्रांसफार्मर है उसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, मतलब जस्ट उसको, क्योंकि डायोड को हमने लो वोल्टेज पे चलाना होता है तो जस्ट उसको स्टेप डाउन के तौर पर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाए फुल वेव रेक्टिफायर में, कि ये एक्सपेंसिव होता है और इसकी कंस्ट्रक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये तो हमने 2 पॉइंट्स कर लिए थे। जो रिपल फैक्टर है उसकी वैल्यू ना इसकी हाफ वेव के लिहाज से क्या होती है, कम होती है, और इसमें मुझे याद रख लें, इसमें जो रिपल फैक्टर की वैल्यू है वो 0.81 होती है, रिपल फैक्टर 0.81 0.48 होती है, ठीक है। इसी का मतलब हाफ कर देना आपने, 1.21 का ऑलमोस्ट हाफ ही ये होगा, ठीक है। और इट नीड्स अ सिंपल फिल्टर टू गेट अ स्टेडी DC वोल्टेज, क्योंकि इसमें तो ऑलमोस्ट आपके पास गैप कम है ना, आप ऐसे जिन में रख लें,
तो हमें ज़्यादा फिल्टर्स लगाने की ज़रूरत, मतलब ज़्यादा हैवी कैपेसिटर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके ग्राफ को स्मूथ करने के लिए। ठीक है, द पावर इज डिलीवर्ड ड्यूरिंग बोथ हाफ साइकिल्स, क्योंकि दोनों हाफ साइकिल्स मिल रहे हैं हमें, तो पावर भी दोनों हाफ साइकिल्स में डिलीवर हो रही होती है, जिसकी वजह से इसकी आउटपुट पावर भी हाई होती है। द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी इज हाई, और इसमें की जो एफिशिएंसी है वो भी हाफ वेव से ज़्यादा होती है। हाफ वेव की है बच्चे 40.8%, तो इसकी इससे डबल ही होती है। इसकी एफिशिएंसी होती है ऑलमोस्ट 81%। और ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इज़ हाई, और इसमें जो ट्रांसफार्मर हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर की मदद से ही वो साइकिल हमने देखा था कंप्लीट हो रहे थे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके हम फैक्टर्स लिख सकते हैं। और अगर आपने इसमें करंट की वैल्यू भी लिखनी है, तो जो डीसी करंट होगा, हाफ वेव होता है ना, उसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो डीसी करंट है हाफ वेव में, वो आपके पास कितना होगा, आई आर एम एस जो है, आई आर एम एस वो आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 होता है। इसमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो करंट का फार्मूला होगा ना, वो ये आई नॉट डिवाइड बाय 2, जबकि इसमें हम वही चैप्टर 5 वाला यूज करेंगे, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई मैक्सिमम या आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। ये उतना ही ऑलमोस्ट करंट हमें डायरेक्ट करंट में मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपने कंपैरिजन में पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? चले, तो ये हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन था, बाकी इंशाल्लाह फिर कल कर लेंगे। ठीक है।